जेनेटिक्स। इसके पहले हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स खत्म कर लिया, जिसमें हमने क्या देखा था, मेंडल्स के नियम देखे थे और उन नियम के जो एक्सेप्शन थे वो देखे थे, और साथ ही साथ आनुवंशिकता से रिलेटेड जितने दूसरे एक्सपेरिमेंट थे, चाहे वो लिंकेज से रिलेटेड हो, चाहे मल्टीपल एलिजिम से रिलेटेड हो, वो सब हमने भी देखा था। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार जो अणु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में, डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। तो डीएनए और आरएनए को ही कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे न्यूक्लिक एसिड क्यों दो प्रकार के होते हैं, क्यों डीएनए और क्यों आरएनए होता है, दोनों में क्या अंतर होते हैं, स्ट्रक्चर के लेवल पे, फंक्शन के लेवल पे। तो इस वीडियो को देखने के बाद न्यूक्लिक एसिड पर कोई और भी वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी बुक की जरूरत पड़ेगी समझने के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुलक। बहुलक मतलब बड़े अणु। जैसे इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक रेखा में जोड़ करके कई अणु हमने क्या किया, छोटे छोटे अणुओं को जोड़ा और क्या बन गया, एक बड़ा अणु बन गया। इस बड़े अणु को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की संरचना क्या है, पॉलीमर। और ये जो छोटा अणु है इसको कहेंगे मोनोमर। क्या होते हैं, तीन पॉलीमर जो है प्रमुख है, जिनके बारे में हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी पढ़ेंगे। एक तो आपका कौन सा हो गया, न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो भी पॉलीमर है, उनका मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। यानी ढेर सारे अमीनो एसिड जब एक रेखा में जोड़ते हैं, ऐसे नहीं कि एक अमीनो एसिड ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, किनारे पर हो जाए, ऐसे नहीं, एक रेखा में। तो जब छोटे छोटे अणुओं के एक सीधी श्रृंखला में जुड़ने से जो लंबी श्रृंखला बनती है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं या पॉलीमर कहते हैं। और इस बड़ी श्रृंखला को बनाने वाले जो छोटे छोटे अणु होते हैं उन्हें मोनोमर या एकलक कहते हैं। यानी हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। यानी जैसे हम कोशिका की परिभाषा देखते हैं, कोशिका से मिलकर के हमारा शरीर बना होता है, तो कोशिका हमारे शरीर की यूनिट हो गई, हमारे शरीर की इकाई हो गई। तो ऐसे ही जो डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड है उस क्या है, पॉलीमर है, और उसका मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि अगर हमें न्यूक्लिक एसिड बनाना हो तो हमें क्या चाहिए, हजारों न्यूक्लियोटाइड चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइड चाहिए और फास्फेट चाहिए। फिर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है, जटिल अणु है। अमाइनो एसिड क्या है कि छोटा अणु है। अमाइनो एसिड बनाने के लिए फिर किसी दूसरे अणु की जरूरत नहीं पड़ती, या ग्लूकोज बनाने के लिए फिर किसी दूसरे अणु की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर ग्लूकोज बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, परमाणु की। अमाइनो एसिड बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, परमाणु की। लेकिन न्यूक्लियोटाइड ये जो अणु होता है एक जटिल अणु होता है। इस जटिल अणु को बनाने के लिए हमें दो अणु चाहिए होते हैं, न्यूक्लियोसाइड चाहिए होता है और क्या चाहिए होते हैं, फॉस्फेट। अब फिर न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए भी क्या चाहिए, पेंटोज शुगर चाहिए, नाइट्रोजनस बेस चाहिए। यानी अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हमारे पास फास्फेट भी होना चाहिए, हमारे पास पेंटोज शुगर भी होना चाहिए, हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को हम जोड़ करके बना लेंगे न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फेट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। यानी एक अणु इसका एक अणु इसका जोड़ने से न्यूक्लियोसाइड की एक अणु बन जाएंगे, और फिर इस न्यूक्लियोसाइड के एक अणु से जब फास्फेट का एक अणु जोड़ देंगे तब क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का एक अणु बन जाएगा। लेकिन न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड के हजारों अणु आपस में जुड़ेंगे, तो जुड़ करके क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पॉलीमेराइजेशन कहेंगे, यानी बहुलीकरण। तो अब पेंटोज शुगर क्या होता है, वो दो प्रकार के होते हैं, और नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं।
यहाँ पर जो पेंटोज शुगर है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में कई प्रकार के होते हैं। हेक्सोज, पहले तो हम पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। फिर मोनोसेक्राइड में भी हम कई कैटेगरी देखते हैं। हेक्सोज मतलब जिसमें 6 कार्बन हो, पेंटोज मतलब जिसमें 5 कार्बन हो। तो पेंटोज शुगर क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें 5 कार्बन होते हैं। तो 5 कार्बन कौन कौन से, यहाँ पर हम देखते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये बाहर की तरफ क्या है, कार्बन नंबर 5 है। तो पेंटोज शुगर जिसमें कार्बन की संख्या 5 हो वो क्या हो गए, पेंटोज शुगर हो गए। अब पेंटोज शुगर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है वो हम जानते हैं CnH2nOn होता है। यानी जितना कार्बोहाइड्रेट उसका दुगना हाइड्रोजन और जितना कार्बन उतना ही ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर इसे काउंट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 कार्बन मिल जाएगा, 10 हमें क्या मिल जाएंगे, हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और 5 ही हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन मिल जाएंगे। तो ये बनता है राइबोज। लेकिन राइबोज में से जब क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन हटा देते हैं तब उसी को क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज। यानी राइबोज में डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये हो गया राइबोज और ये हो गया डीऑक्सी। तो राइबोज का सूत्र क्या हो जाएगा, C5H10O5। डीऑक्सी का क्या हो जाएगा, C5H10 और O4। ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज का। अब नाइट्रोजनस बेस देखिए कितने प्रकार के हैं। नाइट्रोजनस बेस 5 प्रकार के हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। इनको शॉर्ट में AGCUT से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फर्दर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों हमने जो बनाया है इसे हम कहते हैं प्यूरीन। और इन तीनों को यानी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, इनको हम कहते हैं पिरिमिडीन या पायरिमिडीन। अब दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में क्या अंतर है देखने से ही पता चल जा रहा है कि जो प्यूरीन होती है उसमें क्या होता है, कार्बन की और नाइट्रोजन की 2 रिंग होती है। ये पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग है, इसमें भी पहली और दूसरी रिंग है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्यूरीन में कार्बन और नाइट्रोजन की 2 रिंग होती है, जबकि पिरिमिडीन में होती है कार्बन और नाइट्रोजन की क्या होती है, केवल एक ही रिंग होती है। और फिर नाइट्रोजन की संख्या देखें तो नाइट्रोजन की रिंग में कितनी संख्या है, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें देखें 1 2 3 4, इसमें भी हम साइड वाला नहीं देखेंगे, केवल रिंग में देखेंगे। और यहाँ पर अगर रिंग में देख रहे हैं कितना है, 1 2, इसमें भी 1 और 2, इसमें भी 1 और 2। तो पिरिमिडीन जो होता है, पिरिमिडीन में एक ही रिंग होती है और उस एक रिंग में कितने होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं। और इनमें क्या होता है, 2 नाइट्रोजन और कार्बन की रिंग होती है, और टोटल नाइट्रोजन परमाणु कितने होते हैं, 4। 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। और तीसरा अंतर, ये 2 प्रकार का होता है और ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एडेनिन, गुआनिन 2 हो गया, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन ये क्या हो गए, पिरिमिडीन के 3 प्रकार हो गए। यहाँ तक आई होगा आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें न्यूक्लिक एसिड बनाना है तो हमें सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड बनाना पड़ेगा। फॉस्फेट क्या है, इसकी बनाने की जरूरत नहीं, ये क्या है, सरल अणु है। न्यूक्लियोसाइड के लिए बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें पेंटोज शुगर चाहिए और नाइट्रोजनस बेस चाहिए। पेंटोज शुगर भी अब हमें पता चला गया 2 प्रकार के होते हैं और नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो अगर तो हमें न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, ठीक, इन दोनों में से कोई एक शुगर लेंगे और इन 5 में से कोई एक बेस लेंगे। ऐसा नहीं इन 5 का इन दोनों के साथ जोड़ देंगे, नहीं। पेंटोज शुगर का भी एक अणु होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस का भी एक अणु होना चाहिए। तो इनमें से दोनों में से कोई एक शुगर लेंगे, इन 5 में से कोई एक बेस लेंगे और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो जो बड़ा अणु बनेगा उस बड़े अणु को क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियोसाइड। आइए इसी को देखते हैं, यहाँ पर फिर से हम बना करके देखते हैं न्यूक्लियोसाइड।
तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए क्या चाहिए, हम सबसे पहले ले रहे हैं राइबोज, और राइबोज के साथ भी मतलब क्या दे रहे हैं, एडेनिन। तो राइबोज में क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं, और इसका शेप कैसा होता है, बोर्ड की तरह से होता है, ऐसे। और इसमें कार्बन कितने हैं, 5, 1 2 3 4, और एक कार्बन क्या लगा देते हैं, यहाँ लगा रहता है CH2OH, ये हो गया 5वां कार्बन। अब इससे हमें क्या जोड़ना है, एक बेस जोड़ना है। तो हमने कौन सा शुगर लिया है, शुगर में हमने क्या लिया है, राइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर है, यहाँ OH है, यहाँ केवल क्या है, H है। तो एक ही अंतर है, इसको दिखाने के लिए क्या दिखा देते हैं, H और OH। तो ये कौन सा शुगर लग गया हमारा, राइबोज। अब इससे क्या जोड़ेंगे, एक बेस जोड़ेंगे। बेस में कौन सा जोड़ेंगे, जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, बीच में क्या होता है, ये अणु होता है, बीच में आपका शुगर होता है, शुगर के एक किनारे पर आता है बेस। तो बेस में हमने पहले कार्बन से जुड़ता है, बेस किस कार्बन से जुड़ता है, पहले कार्बन से। कैसे जुड़ता है, इसका जो हाइड्रोक्सी समूह है यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ से क्या होता है, इसका नाइट्रोजन निकल जाता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन से एक H जुड़ा रहता है, इस तरीके से। तो इसका H निकलेगा, इसका OH निकलेगा, तो ये नाइट्रोजन जा करके पहले कार्बन से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पूरी संरचना नहीं बना रहे, केवल ऐसे ही डायग्रामेटिक बना रहे हैं। आप पूरी बना लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो उसमें फिर समय लगेगा। इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन जुड़ गया, एडेनिन जुड़ गया। तो अब इसको हमने क्या नाम देंगे, इसको राइब। अब न्यूक्लियोसाइड बना है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में कौन सा शुगर है, राइबोज। एक हम क्या करते हैं, डीऑक्सीराइबोज का भी बना लेते हैं। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर आ जाएगा। डीऑक्सीराइबोज से भी हम क्या जोड़ देते हैं, एडेनिन। ये कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको भी न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, इसको भी न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, इसमें भी क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें डीऑक्सीराइबोज है और इसमें क्या है, राइबोज है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या है, दो प्रकार के हो गए। अगर राइबोज शुगर है तब उसको हम क्या नाम देंगे, राइबो न्यूक्लियोसाइड। और दूसरी तरफ अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो केवल डीऑक्सी लगा देंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। अब इनका नाम कैसे रखेंगे, नाम रखने के लिए क्या किया जाता है, सी लगा जाता है, OSINE। अगर कौन सा है, यहाँ पर अगर एडेनिन है, ग्वानिन है, तो राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो जो भी रहेगा, जैसे एडेनिन है, एडेनिन के आगे हम लगा देंगे OSINE। जैसे यहाँ पर इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, राइबो न्यूक्लियो, सॉरी राइबो नहीं, अब एडिनोसिन लिखेंगे इसका नाम। और इसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो नहीं आएगा, सॉरी, डीऑक्सी एडिनोसिन। इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी इस तरीके से हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड के हो गए, दो प्रकार के हो गए, एक कौन सा, राइबो न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। राइबो न्यूक्लियोसाइड का नाम कैसे रखेंगे, कि जो प्यूरिन होगा उसके आगे क्या लगा देंगे, OSINE लगा देंगे, जैसे कि एडिनोसिन हो गया। और अगर हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड का नाम लिखेंगे तो केवल डीऑक्सी लगा देंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन लगा देंगे। तो इसी तरीके से अगर इससे ग्वानिन जुड़ता है
तो क्या लगा देंगे, गुआनोसिन लिख देंगे, गुआनोसिन। यहाँ पर क्या बचेगा, डीऑक्सी गुआनोसिन। इस तरीके से। अब देखिए, अगर हमने राइबोज लिया है तो राइबोज के साथ हम क्या कर सकते हैं, एडेनिन भी जोड़ सकते हैं, ग्वानिन भी जोड़ सकते हैं, साइटोसिन भी जोड़ सकते हैं, यूरेसिल भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ थाइमिन नहीं जोड़ सकते, क्योंकि राइबोज शुगर थाइमिन के साथ रिएक्ट नहीं करता। बाकी 1 2 3 4 इन चारों के साथ रिएक्ट कर लेगा, जिसमें से 2 प्यूरिन होंगे और 2 पिरिमिडीन होंगे। तो प्यूरिन का जो नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, OSIR लगाते हैं, पिरिमिडीन का नाम लिखने के लिए DIME लगाते हैं। तो अगर साइटोसिन के साथ राइबोज जुड़ जाए तो क्या नाम लिखेंगे उसका, साइटिडीन लिखेंगे, साइटिडीन लिखेंगे। और अगर यूरेसिल के साथ जुड़ जाए तो क्या लिखेंगे, यूरिडिन लिखेंगे, यूरिडिन। तो इस तरीके से 4 प्रकार के हमें क्या मिल जाएंगे, राइबोन्यूक्लियोसाइड। और अगर हम डीऑक्सीराइबो शुगर ले रहे हैं तो उसके साथ एडेनिन भी जोड़ देंगे, उसके साथ ग्वानिन भी जोड़ देंगे, उसके साथ साइटोसिन भी जोड़ देंगे, लेकिन उसके साथ यूरेसिल नहीं जोड़ेंगे, उसके साथ क्या जोड़ेंगे, यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के हो जाएंगे, ये भी 4 प्रकार के हो जाएंगे, डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन हो जाएगा और डीऑक्सी थाइमिडीन हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन। और क्या हो जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन। इस तरीके से 4 प्रकार के हमें क्या मिल जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड मिल जाएंगे। सॉरी, न्यूक्लियोसाइड अगर पूछा जाए तो कितने प्रकार के मिले हैं, तो न्यूक्लियोसाइड तो हमें 5 प्रकार के मिलते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, राइबोज। यहाँ पर देखिएगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड पूछे तो 4 प्रकार के, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड पूछे तो 4 प्रकार के। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर यूरिडीन है और यहाँ पर क्या है, थाइमिडीन है। तो ये भी न्यूक्लियोसाइड है, एक तो एडेनोसिन ये भी न्यूक्लियोसाइड है, गुआनोसिन ये भी न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सी साइटिडीन ये भी न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सी थाइमिडीन ये भी न्यूक्लियोसाइड है, और जो ये यूरिडीन है ये भी क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड तो 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसको भी न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, इसको भी न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन राइबो न्यूक्लियोसाइड 4 प्रकार का होता है और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, राइबो न्यूक्लियोसाइड बना लिया। तो ये जो बंध बनता है, इस बंध को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर ये जो बंध बन रहा है इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक। किसके किसके बीच बनता है, ये कार्बन, पहले कार्बन के बीच में बनता है, इसका क्या होगा, कार्बन नंबर 1 होगा, और किसके साथ बनेगा, इसके नाइट्रोजन के साथ बनेगा। इसको यहाँ लगे करके ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ, पहले नाइट्रोजन के साथ बनता है इस तरीके से। तो नाइट्रोजनस बेस का क्या होता है, पहला नाइट्रोजन होता है, और पेंटोज शुगर का क्या होता है, पहला कार्बन होता है, और दोनों के जुड़ने से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध। यही ग्लाइकोसिडिक बंध कहाँ बनता है, कार्बोहाइड्रेट में भी बनता है। अब अगर हमें क्या इसके बाद, अब तो न्यूक्लियोसाइड बना लिए, न्यूक्लियोसाइड के बाद क्या बनाना होता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम ये जो 5वां कार्बन रहता है उससे क्या करते हैं, एक फॉस्फेट जोड़ेंगे। तो इसको भी देख लेते हैं। ये चौथा कार्बन, इस चौथे कार्बन से क्या जुड़ा होता है, CH2AH, ये होता है 5वां कार्बन। और फास्फोरिक अम्ल की संरचना कैसे होती है, P, इसे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है। फास्फोरस में हमेशा कितने बंध होने चाहिए, 5।
सॉरी 5 नहीं है, H3PO4। तो इस पे एक निगेटिव चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज इस पे होगा, एक निगेटिव चार्ज इस पे होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों से क्या होते हैं, एक एक हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, तो वो इस समय निकल जाते हैं, इसीलिए इन तीनों पे क्या आ जाता है, एक एक निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है कि ये फास्फोरस कहाँ जाकर के जुड़ता है, इस कार्बन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। और इस बंध को हम क्या कहेंगे, इस बंध को कहते हैं फास्फोएस्टर बंध। फास्फोएस्टर बंध या फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो यानी ये किससे जुड़ा है, डीऑक्सीराइबोस से जुड़ा है, इसी तरीके से आकर के राइबोस से भी जुड़ जाएगा, फास्फोडाइएस्टर बंध इस तरीके से। तब अब इसी संरचना को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और न्यूक्लियोटाइड भी कितने प्रकार के हो जाएंगे, 5 प्रकार के हो जाएंगे। लेकिन राइबोन्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार का। इनका नामकरण कैसे रखेंगे, नामकरण के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडिनोसिन है, ग्वानोसिन है, सब कुछ ऐसे रहेगा। लेकिन अंतर क्या आया है, इसके 5वें कार्बन से एक फास्फेट जुड़ गया है, तो नाम क्या बन जाएगा, एडिनोसिन 5 मोनोफास्फेट। जैसे इसके आगे लिख दे रहे हैं, बाकी क्या क्या आप लिख दीजिएगा, ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। और वही सेम चीज यहाँ पर भी आ जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से क्या बन गए, 4 प्रकार के हमारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, 4 ही प्रकार के क्या बन जाएंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। कैसे बनेगा, बनने के लिए सबसे पहले क्या बनता है, अगर हम आरएनए की बात करें तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले राइबोज होता है। राइबोज के पहले कार्बन से कौन आकर के जुड़ता है, कोई एक बेस, 4 बेस में से, 5 में से नहीं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल में से कोई एक बेस आकर के बेस का पहला नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ जाता है, शुगर के पहले कार्बन के साथ। इस संरचना को क्या नाम देंगे, राइबोन्यूक्लियोसाइड। अब उसके बाद क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन से आकर के एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तब इस संरचना को क्या नाम देंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड नाम देंगे। नामकरण कैसे करेंगे, अगर राइबो न्यूक्लियोसाइड है तो क्या लिखेंगे, एडेनोसिन लिखेंगे। राइबो न्यूक्लियोटाइड है तब उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, फास्फेट जुड़ जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे ही राइबो न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड बन गए। और वैसे ही क्या बनते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बन गए हैं। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका चित्र बना लेंगे और चित्र बनाने के बाद अलग अलग साड़ी में 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोसाइड, 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड, 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के नाम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, ताकि वो चीजें हमेशा याद है। भले ही आप संरचना एक ही बनाइएगा समझने के लिए, लेकिन नाम क्या करिएगा, सबके लिख लीजिएगा। जैसे हमने 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, अब इसको न्यूक्लियोटाइड में भी बदल करके इसका नाम आप लिख लीजिएगा। तो अभी तो क्या बना है, केवल हमारे क्या बने हैं, न्यूक्लियोटाइड बने हैं। तो यानी इन दोनों को जोड़ करके हमने इसको बना लिया, इनको जोड़ करके हमने इसको बना लिया। लेकिन अभी मेन क्या है, बाकी है न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। अब उसके लिए क्या होता है, इनका फास्फोराइलेशन होता है सबसे पहले। फास्फोराइलेशन क्या मतलब क्या होता है कि इनसे क्या होंगे, अभी और कुछ ऊर्जा वाले फास्फेट जुड़े हुए, तब जाकर के ये अगले अणु से जुड़ते हैं। एक स्टेप यहाँ पर और रह जाता है, वो कहीं बताया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर क्या करें, बता देते हैं। ये है राइबो शुगर, इसके पहले कार्बन से कौन जुड़ गया, इसके पहले कार्बन से बेस जुड़ गई। ये इससे फास्फेट जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हमने रख दिया, एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके
दो फास्फेट और आकर के जुड़ जाते हैं। तो अब हम इसका क्या नाम दे देंगे, एक है तो मोनोफास्फेट, दो है तो डाइफास्फेट और थ्री हो गए तो ट्राइफॉस्फेट हो गया। यानी अब ये किस में बन जाएंगे, उच्च ऊर्जा वाले यौगिक में बन जाएंगे। इनका ही हम नाम क्या याद करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। एडीबी मतलब एडिनोसिन डाइफास्फेट, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ऐसे ही बनता है जीटीपी बनता है, आपने क्रेब साइकिल में नाम सुना होगा, ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट, ग्वानोसिन डाइफास्फेट। तो अब क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएंगे, दो फास्फेट और जुड़ जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है फास्फोराइलेशन कहा जाता है, यानी फास्फेट का जुड़ना फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो अब इस तरीके से उच्च ऊर्जा वाले क्या हो गए, हमारे न्यूक्लियोटाइड बन गए। न्यूक्लियोटाइड जब एक फास्फेट जुड़ा था तब भी, दो थे तब भी और तीन थे तब भी, यानी एडीपी और एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड से अब हम क्या बनाएंगे, अब न्यूक्लियोटाइड से हम बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड। इसको बनाने के क्या करते हैं, आइए पहले इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, शुगर, शुगर में कौन सा, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर से क्या जोड़ दिया, एक एडेनिन जोड़ दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डीऑक्सीराइबोज देते हैं। और फिर इससे क्या जोड़ेंगे, इसके पांचवें कार्बन से सीधा इससे नहीं जोड़ेंगे, ऐसे करके ऐसे हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर चौथा कार्बन और यहाँ पर जो मोड़ है वहां पर क्या है, पांचवा कार्बन। पांचवें कार्बन से कौन जुड़ता है, फॉस्फेट। फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, PO4 डबल माइनस। तो फॉस्फेरस इससे जुड़ जाता है और अपने एक हाइड्रोजन को त्याग करती है। डबल माइनस क्यों लगता है, यहाँ समझा दे रहे हैं, क्योंकि फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4 माइनस। तो जब इसको इससे जोड़ना होता है, यानी ये P होता है, P से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन इससे, एक ऑक्सीजन इससे, एक ऑक्सीजन उससे, और हर ऑक्सीजन से क्या है, बैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या जुड़े हैं, एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फिर ये क्या करता है, अपने एक ऑक्सीजन के द्वारा, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका जाता है और यहाँ पर जो OH रहता है वो जाता है, इसका H जाता है, यानी एक H2 बाहर निकल जाता है। फिर ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस होता है, फास्फोरस के बाद डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से भी क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों पे क्या आ जाएगा, माइनस से आ जाएगा। इस पे माइनस से एच पे नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाता है, इसीलिए। तो हम इतना बड़ा न लिख करके क्या करेंगे, शॉर्ट में केवल लिखेंगे PO4 या तो केवल P लिखेंगे। और ये हो गया हमारा क्या, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हो गया। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के लिए क्या होता है, अब यहाँ पर इसका जो तीसरा कार्बन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पर जुड़ा होता है क्या, OH। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, OH जुड़ा हुआ है। तो अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा और हर न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, अपने आगे स्थित, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किससे जुड़ा हुआ है, ग्वानिन से। और यहाँ पर पांचवें कार्बन से किससे जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से। तो अब क्या करेगा, ये अपने ऊपर स्थित जो तीसरा कार्बन है उससे जो तीसरे कार्बन से क्या होता है, ये जुड़ जाता है। यहाँ भी होगा, इसका क्या होगा, OH बाहर निकल जाएगा, और इससे जब OH बाहर निकलेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर के निकलेगा, तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन पे तो हम जान ही रहे हैं, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो ये जाकर के कहाँ हो जाता है, इससे जाकर के जुड़ जाता है। अब यहाँ पर जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। यानी बना कैसे, ये जो फास्फोरस था इसके पास इस तरीके से क्या थे, अभी भी दो क्या थे, ये दो ऑक्सीजन बचे हुए थे जिनमें माइनस माइनस चार्ज। यहाँ से अगर OH निकल जाए तो यहाँ पे जो तीसरा कार्बन है उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन में क्या था, माइनस चार्ज था, तो माइनस और प्लस के बीच में क्या बन गए, बन गए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तब OH हटा देंगे और यहाँ पर हम ऑक्सीजन न दिखा करके डायरेक्ट किससे दिखाते हैं, फास्फोरस से। कि फास्फोरस ही है, इससे भी जुड़ा है, फास्फोरस है इससे भी जुड़ा हुआ है, तब इसी को हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। यानी इसको अच्छे से इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे उठा कर लेकर जाएंगे, यानी पांचवा कार्बन के बाद ऐसे कर देंगे,
और इसको इस तरीके से बना लेंगे। तो ये बन गया हमारा क्या, डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। अब क्या होगा, अब तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा। अब ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड भी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एडनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है, और यूरेसिल तो, सॉरी यूरेसिल तो नहीं होगा, चारों में से होगा। तो यहाँ क्या बना रहे हैं, साइटोसिन बना दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या बना दे रहे हैं, फास्फोरस। और ये फास्फोरस जाकर किससे जुड़ जाएगा, तीसरे कार्बन से। और यहाँ पर इसका तीसरा कार्बन से क्या है, OH। देखिए डीएनए का जो सेंसेशन हो रहा है किधर से किधर हो रहा है। अब इस तरीके से डीएनए हमारा क्या होता जा रहा है, बनता चला जा रहा है। डी ऑक्सी राइबोज शुगर, इसको हम कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको कहते हैं 5 प्राइम और इसको कहते हैं 3 प्राइम। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फास्फोरस है, यहाँ पर फास्फोरस क्या है, फ्री है, किसी भी दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर ये फास्फोरस देखिए अपने ऊपर भी जुड़े हैं, नीचे भी जुड़े हैं, लेकिन ये फास्फोरस क्या है, केवल एक ही राइबोज से या एक ही ऑक्सी राइबोज से क्या होता है, जुड़ा होता है। और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला जो कार्बन होता है वो नए न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। तो ऊपर 5 वाला पोर्शन फ्री होता है, नीचे 3 वाला पोर्शन फ्री होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहते हैं। 5 इंटू कहते हैं क्योंकि यहाँ पर शुगर के 5 में से कौन जुड़ता है, फास्फेट जुड़ता है ऊपर की तरफ, और नीचे क्या होता है, नीचे जगह होती है नए फास्फेट को जुड़ने के लिए, किस कारण से, तीसरे कारण से, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं होता। अगर एक डीएनए देखिए जहां पर अगर मानो 3 ही न्यूक्लियोटाइड की चेन है तो हमें इस संरचना दिखाई देगी। एक तरफ ऐसा होगा कि 5वें कार्बन से फास्फेट जुड़ा होगा, दूसरा ऐसा एंड होगा जहां पर तीसरा कार्बन क्या होगा, फ्री होगा, यानी उससे कोई भी फास्फेट नहीं जुड़ा होगा। अब अगर नया न्यूक्लियोटाइड आ जाए, नया न्यूक्लियोटाइड इसमें कहाँ जुड़ेगा, नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 एंड की तरफ जुड़ेगा, ऐसा नहीं 5 एंड की तरफ जुड़ जाए। एक न्यूक्लियोटाइड आए उसका ऐसे इस तरीके से नहीं बनेगा कि जो नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड वो ऊपर आकर के जुड़ जाए, ऐसे इसका तीसरा कार्बन है ये जाकर के इसके 5वें कार्बन से जुड़ जाए, इस तरीके से डीएनए का निर्माण नहीं होता। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड नए ऐड होते हैं वो किधर ऐड होते हैं, 3 प्राइम की तरफ, यहाँ पर ऐड होंगे, यानी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, अपने ऊपर स्थित 5वें कार्बन से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इस तरीके से। तो डीएनए का संश्लेषण किस दिशा में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ये याद रखना है। डीएनए इधर की तरफ 3 की तरफ ऐड होता चला जाता है, यानी इधर से श्रृंखला, यानी ये श्रृंखला नीचे की तरफ बढ़ेगी, न कि श्रृंखला ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसी को कहा जाता है डीएनए का निर्माण किस दिशा में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में होता है। और आप ये भी सीख रहे होंगे कि आरएनए अगर बनाना हो तो ऐसे ही हम श्रृंखला जोड़ते चले जाएंगे। आरएनए में क्या होते हैं, 70 से लेकर के लगभग 1200 तक अगर ऐसे ही राइबो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दे तो क्या बन जाती है, आरएनए की एक श्रृंखला बन जाती है। लेकिन डीएनए की श्रृंखला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चेन बनानी पड़ेगी, फिर उसके अपोजिट दूसरी चेन बनानी पड़ती है। तो ये दूसरी चेन बना करके देखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप पढ़ते होंगे आरएनए क्या होता है, एकल कुंडलित होता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर राइबोज शुगर हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड, या इसी को हम नाम दे देंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल देंगे। यानी न्यूक्लियोटाइड के बेस पे क्या नाम देंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड। और जब ढेर सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तब इसको क्या नाम दे देंगे, राइबो न्यूक्लिक अम्ल नाम दे देंगे। और अगर यहाँ ढेर सारे क्या हो जाए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाए तब उसे क्या नाम दे देंगे, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसी तरीके से तब क्या हो गया, हमारा न्यूक्लिक अम्ल जो हो गया 2 प्रकार का हो गया, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो आइए आरएनए क्या होंगे, ऐसे ही जब सीधे श्रृंखला में हम 70 से लेकर के 1200 तक सेगमेंट जोड़ देंगे तब उसे कहेंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहेंगे। लेकिन डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बनाने के लिए एक श्रृंखला हमारी तैयार होनी चाहिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरी श्रृंखला जो हमारी होगी वो उल्टी होगी, वो श्रृंखला क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। यानी डीएनए आप बनाते होंगे दोनों 2 स्टैंड होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम तैयार हो गया,
अब हमें क्या करना है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड बनाना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये डीएनए होता है इसमें बंद किसी किसके बीच में बन रहा है, शुगर और फास्फेट के बीच में। यानी शुगर है फिर फास्फेट है, फिर शुगर है फिर फास्फेट, फिर शुगर फिर फास्फेट। तो एक जो मजबूत ढांचा बनाने का काम होता है, रीढ़ की हड्डी बनाने की काम होती है, वो कौन करता है, वो फास्फेट और शुगर करते हैं। और ये जो नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, ये साइड ग्रुप की तरह होते हैं। यानी मेन ढांचा कौन बनाता है, ये फास्फेट और शुगर। बंद भी किनके बीच में बन रहा है, फास्फेट और शुगर के बीच में बन रहा है। नाइट्रोजन बेस क्या है, एक केवल किस रूप में काम कर रहे हैं, साइड ग्रुप के रूप में काम करते हैं। लेकिन दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है उनको जोड़ने का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बन गए, जुड़ गए, तो उसे चाहे न्यूक्लिक एसिड कहें चाहे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहें। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम लेकिन कौन करता है, ये एडेनिन ही करता है। और अगर यहाँ पर एडेनिन है तो इसके समांतर में क्या होना चाहिए, थायमीन होना चाहिए। और थायमीन एडेनिन से किस बंध द्वारा जुड़ेगा, डबल बंध द्वारा जुड़ेगा। तो यहाँ हम क्या बना लेंगे, थायमीन। अब थायमीन किससे जुड़ा है, थायमीन आप जानते हैं शुगर से जुड़ा होता है। लेकिन अभी हम क्या करें, शुगर सीधा बना रहे। अब क्या करेंगे, शुगर को यही चेन है इसको हम क्या कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। यानी इस तरह ऐसे करेंगे, इसको भी कहाँ तक लाएंगे, ऐसे क्या करेंगे, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन होता है। चौथे कार्बन से कौन जुड़ा होता है, पांचवा। और पांचवा कार्बन किससे जुड़ता है, फॉस्फेट से जुड़ता है। तो पहले कार्बन को, पांचवें कार्बन को किससे जुड़ेंगे, फॉस्फेट से जुड़ गया। एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ। ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ेगा। तो साइटोसिन इधर किससे जुड़ा रहता है, पहले से ही न्यूक्लियोटाइड पहले से ही बने रहते हैं, बस आकर जुड़ते हैं। तो साइटोसिन वाले हिस्से से ये ग्वानिन से जुड़ जाएगा। साइटोसिन किससे जुड़ा हुआ है, साइटोसिन जुड़ा हुआ है डीऑक्सी राइबोज शुगर से जुड़ा हुआ है। और ये शुगर किससे जुड़ा होगा, ये शुगर का क्या है, तीसरा कार्बन है। ये तीसरे कार्बन से क्या किससे जुड़ जाता है, फॉस्फेट से जुड़ जाता है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर जब साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड पर यहाँ कौन सा जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा। और ग्वानिन से, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड के रूप में ही आया है, यानी ग्वानिन से पहले से ही कौन जुड़ा होता है आपका, पहले से इससे जुड़ा होता है शुगर। इस तरीके से जो नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड है वो दो जगह जुड़ता है, एक तो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से और इसके क्या होता है आपस में, इसके फॉस्फेट से जुड़ता चला जाता है। तो यहाँ पर फिर इसका क्या है, तीसरा कार्बन से पांचवा, और इसके पांचवा कार्बन से जो है ये फॉस्फेट से जुड़ा था, और इसका फॉस्फेट आकर के इसके क्या हो जाएगा, तीसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। इस तरीके से फिर अगली श्रृंखला क्या आएगी, थायमीन है तो थायमीन के स्थान पर क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। एडेनिन से क्या जुड़ा होगा, फिर एडेनिन से पहले से ही कौन जुड़ा होगा, शुगर पहले से ही जुड़ा होगा। तो शुगर इस तरीके से बना लेंगे, ऐसे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा। और यहाँ पर क्या है, ये तीसरे कार्बन से। और इसका भी क्या है, ये पांचवा कार्बन। पांचवा कार्बन किससे जुड़ा होता है, फॉस्फेट से। तो इसका फॉस्फेट आकर के क्या हो जाएगा, इसके तीसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है। यहाँ पर तीसरा क्या हुआ, ऊपर की तरफ आ गया है, और ये जो पांचवा एंड है ये कहाँ से, नीचे की तरफ आ गया है। इस पांचवें कार्बन से ये क्या है, पांचवा नंबर वाला कार्बन है, इससे कौन जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो इस एंड को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देंगे, इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम कर देंगे, इस तरीके से। तो डीएनए की क्या होते हैं, अब इस तरीके से जाकर के हमारा क्या होता है, एक डीएनए बनता है। यानी ये इसको क्या कहेंगे, पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये भी पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, और दोनों जुड़ गए। अब इसे क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। जबकि आरएनए में क्या होता है, एक ही श्रृंखला से राइबोन्यूक्लिक अम्ल बन जाता है। और बनने के लिए क्या होगा कि एडेनिन से थाइमिन जुड़ेगा, किस बंध द्वारा, दो हाइड्रोजन बंध द्वारा।
ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा, यानी ए और जी क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। तो प्यूरिन पिरिमिडीन से जुड़ते हैं और पिरिमिडीन क्या होता है, प्यूरिन से जुड़ता है, इस तरीके से। और हाइड्रोजन बंध द्वारा ही क्यों जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, एक कमजोर बंध होता है, क्योंकि जब डीएनए से डीएनए बनाना होता है तो इस बंध को क्या होता है, तोड़ना पड़ता है। तो ये बंध आसानी से टूट जाए, इसीलिए क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण किया जाता है। और आरएनए बनाने के लिए क्या होता है, आरएनए में कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाएगा। तो आइए इसके साथ ही साथ हम क्या कर लेते हैं, अब डीएनए और आरएनए की बात फिर से समझ लेते हैं। फिर तो शुगर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब फॉस्फेट का कुछ रोल नहीं है, तो फॉस्फेट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे एक एक कर, तो क्या बच जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। कौन कौन से, राइबो न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइड, इन दोनों में ही अगर एक एक फॉस्फेट जोड़ दे तब क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, राइबो न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब क्या हो, ढेर सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाए तब क्या बनेगा, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आरएनए। और जब ढेर सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। और जब 2 श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है तो क्या बनता है, आरएनए। या सिंपल में ही कह सकते हैं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का जब बहुलीकरण हो जाएगा या पॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा, डीएनए। और राइबो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाएगा, आरएनए। तो अब अगर आपको आरएनए और डीएनए में अंतर बनाना हो तो आप आसानी से बना लेंगे या बता लेंगे। सॉरी, इधर एक तरफ डीएनए एक तरफ आरएनए। तो पहला अंतर जो हो जाएगा, इसके नाम के आधार भी हो जाएगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब समझ में आ गया इसका नाम किस लिए रखा गया है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्यों रखा गया है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल है लेकिन दोनों में क्या क्या है, शुगर अलग है। एक में राइबोस शुगर है और एक में डीऑक्सी राइबोस शुगर है। दूसरा अंतर किसके आधार पर बता सकते हैं, इनके न्यूक्लियोटाइड के आधार पर। ये जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। आरएनए का क्या न्यूक्लियोटाइड होता है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। फिर तीसरा अंतर जो बता सकते हैं कि इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। चौथा अंतर आप क्या बता देंगे कि इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। इसमें क्या बताएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। पांचवा अंतर क्या करेंगे, इनकी स्थिति के आधार पर बता देंगे कि जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है और आरएनए क्या होता है, केंद्रक के बाहर पाया जाता है। छठा अंतर इनके कुंडलन के आधार पर बता देंगे कि डीएनए डबल कुंडलित होता है यानी डबल हेलिक्स होता है। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड या सिंगल हेलिक्स होता है। सातवां अंतर क्या बता देंगे, इनके कार्य के आधार पर बता देंगे कि डीएनए का काम क्या होता है, अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। यानी डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जबकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वायरस को छोड़ करके। आठवां अंतर क्या बता देंगे,
इनका बता दें कि कार्य के आधार पर, सॉरी फॉर्मेशन के आधार पर, कि डीएनए से डीएनए बनता है लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बनता, डीएनए से आरएनए बनता है लेकिन आरएनए से डीएनए नहीं बनता। इस तरीके से ये अंतर हो गया आपका डीएनए और आरएनए में। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कम कमेंट करते हैं तो भाई इस समय ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए ताकि पता चले कि हाँ पढ़ाई कैसी हो रही है आपकी। और वीडियो अगर अच्छा लगे करें तो लाइक कर दिया करिए और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।